खतियान में परिवर्तन हो सकता है या नहीं? परिवर्तन का आधार क्या है, क्यों परिवर्तन होता है? कश्मीर के इतिहास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर थोड़ा थोड़ा बताएंगे। शुरू से लेके आज तक जमीन का क्या प्रारूप बदला है? आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। आपका नाम जान लें? जी सर, सचिन कुमार। सचिन कुमार। और कुछ जान सकते हैं आपके बारे में ना? जी आप सर। बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए, दो चार बातें। सर मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं बिहार में जम्मू जिले के रहने वाला हूँ। जम्मू जिले के? जी अच्छा। सर। और मैं अभी वर्तमान में राजस्व अधिकारी के तौर बिहार पर में जम्मू जिले के? जमुई। जमुई सर, जमुई। जमुई। जी सर। और वर्तमान में सर राजस्व अधिकारी के तौर पर बखरी अंचल बेगूसराय में पदस्थापित हैं? जी सर। रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में? जी सर। आपका चयन तो बीपीएससी के रिकमेंडेशन पर ही हुआ होगा? जी सर। रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में है? जी सर। कितने दिनों से? अभी सर 4 मंथ हुआ है सर। 4 महीने सर। 4 महीने से। तो इन 4 महीनों में तो आपने वहाँ की जो सामान्य बातें हैं उसको जान ही लिया होगा। जी सर। दाखिल खारिज है, जमाबंदी है, क्या क्या सब तो जान ही गए होंगे। जी हमें बता दीजिए कि खतियान और रजिस्टर 2 इन दोनों में क्या? खतियान सर 1907 से 1915 के बीच में सर्वे हुआ था सर। हाँ। खतियान में सर, जो खतियान में ऑफलाइन था सर, उसी को ऑनलाइन के रूप में रजिस्टर 2 के रूप में यानी चढ़ा दिया गया सर। केवल इतना ही फर्क है? सर खतियान में सर उसमें रैयत का नाम और चढ़ा दिया गया है, इसका मतलब है कि जो खतियान उस समय था वही रजिस्टर 2 में अभी तक ज्यों का त्यों ऑनलाइन दर्ज है। जी नहीं सर, ये समय के साथ परिवर्तनशील है सर। जमाबंदी परिवर्तनशील है रजिस्टर 2 सर। ये तो आपको कहना पड़ेगा, दोनों में तो एक ही अंतर है। नहीं सर, सॉरी सर। हैं? तो खतियान में परिवर्तन हो सकता है या नहीं? खतियान में सर नहीं सर। नहीं हो सकता। रजिस्टर 2 में परिवर्तन जी परिवर्तन हो सर। जाए। जी सर। परिवर्तन का आधार क्या है, क्यों परिवर्तन होता है? इसका 2-3 रीजन है सर। अगर कोई जमीन खरीद बिक्री करता है सर, और दूसरा कि अगर उत्तराधिकार नामांतरण होता है सर, अगर कोई जमीन अपने यानी वंश को देता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसको उत्तराधिकार नामांतरण बोलते हैं सर। नहीं, जो रजिस्टर 2 में जो चेंज करते हैं जिस आधार पर जी सर। या जिस क्रिया के द्वारा, उस क्रिया को दाखिल खारिज बोलते हैं। दाखिल खारिज है। जी सर। अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। जी सर। दाखिल खारिज 2 शब्द हैं हिंदी में। इन दोनों से ये दोनों कैसे शब्द इस क्रिया से जुड़े हुए हैं? सर जैसे अगर आप मुझे जमीन बेचते हैं सर, तो आपके दखल से खारिज होकर मेरे पास दखल में वो सम्मिलित होता है। जी सर। इसी प्रोसेस को दाखिल उत्तराधिकार में भी वही होगा? जी सर। मृत दादाजी के नाम से हट करके जी सर, उनके उत्तराधिकारी को दखल मिल जाता है जमीन का सर। अच्छा, तो नई जमाबंदी बनती होगी उनकी ना? एक नया जमाबंदी जनरेट हो जाता है। जनरेट हो जाएगा। जी सर। अब पहले से जमाबंदी है तो क्या होगा? पहले से जमाबंदी अगर उस नाम से है जी सर, और उसने कुछ और जमीन खरीदी तो क्या होगा? सर अगर सेम जमाबंदी है सर, अगर जितना उस जमाबंदी में उस खाता खेसरा में जितना जमीन है, अगर 2 कट्ठा जमीन है और पूरा बेच दिया सर, तो उसके जमाबंदी से पूरा यानी रकबा शून्य होके एक नया जमाबंदी क्रिएट होके जो विक्रेत यानी खरीदार है सर उसके पास चला जाएगा। तो मैं जो जानना चाहता था वो पूरा पहले सुन लीजिए। सॉरी सर। अगर किसी के नाम से पहले से ही जमाबंदी है, उसके नाम से एक जमाबंदी नंबर खुला हुआ है, उसने कुछ और जमीन खरीदी, तो फिर नई जमाबंदी उसके नाम से बनेगी या उसी जमाबंदी नंबर में दर्ज हो जाएगी वो जमीन? जहां तक सर मुझे पता है सर कि एक नया जमाबंदी क्रिएट हो जाती है। जब उसकी जमाबंदी तो पहले से ही है तो उसी में जोड़ने में क्या दिक्कत है? जी सर, सॉरी सर, अभी थोड़ा अच्छा, कम किया है सर। अभी जस्ट 5 यानी 15 तारीख को प्रभार मिला है सर। अच्छा, 15 तारीख प्रभार मिला है, सर। लेकिन जानना तो ये सब जरूरी है। जी सर। अच्छा ठीक है। ज्योग्राफी आपने पढ़ाई पढ़ी है? जी सर, वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था। ग्रेजुएशन में यही सब्जेक्ट था? जी। तो ज्योग्राफी कुछ बातें आपसे पूछ लेते हैं। जी सर। सुनामी शब्द तो याद होगा? जी सर। ये सुनामी क्या है? सुनामी सर समुद्र में जो भूकंप आता है उसके पश्चात सर समुद्री लहर ऊपर उठता है, इसे सामान्यतः सुनामी बोलते हैं। बहुत हानिकर है वो? जी सर, विध्वंसकारी होता है सर। बहुत विध्वंसकारी होता है। जी सर। भारत की तटों को भी उसने कभी छुआ है? जी सर।
2004 में आया था सर, बहुत इंडोनेशिया में आया था सर, जिसका व्यापक प्रभाव तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटों पे हुआ था। सुनामी कैसे क्रिएट होता है, कैसे होता है? नॉर्मली इसका 2-3 कंडीशन है सर, कि समुद्र का यानी पानी सर, उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तापमान से सुनामी को फर्क पड़ता है? नहीं सर, यानी भूकंप से होता है सर। भूकंप से? सॉरी सर, चक्रवात में बोल दे रहा हूँ, सॉरी सर। भूकंप से पड़ता है जी सर। भूकंप क्यों होता है? भूकंप सर मेन इसका रीजन है प्लेट टेक्टोनिक। हाँ ठीक है, बस इतना हम जान दिए, बहुत हुआ है। अब हमको बता दीजिए ओजोनोस्फीयर क्या होता है? जी सर, समताप मंडल में पाया जाता है सर, जो सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों से ये हमारी रक्षा करता है। जी सर। उन किरणों को उधर ही लौटा देता होगा ना? जी सर, परावर्तित कर देता है या अवशोषित कर लेता है सर, मेन रूप से अवशोषित कर लेता है या परावर्तित कर देता है। ओजोन लेयर में होता क्या है, किस तरह के तत्व होते हैं उसमें? O3 होता है सर। O3? जी सर। ओजोन O3 को कहते हैं। जी सर। ओ क्या होता है सर? ये साइंस तो आपने पढ़ा है ना? जी सर, थोड़ा सा। O क्या है, O2 क्या है, O3 क्या है, तीनों चीज बता दीजिए। एक परमाणु यानी ऑक्सीजन के एक परमाणु को बोलते हैं सर, इसका यानी मोनो बोलते हैं सर, मोनो। हाँ, वो कोई एक परमाणु को बोलेंगे। और ऑक्सीजन सर O2 सर, जिसको हम लोग सांस के रूप में यूज करते हैं सर, श्वसन क्रिया में। और O3 सर ओजोन का है सर। ओजोन हुआ। जी सर। तो वो स्वतंत्र रूप से बहुत समय तक रह सकता है क्या? साधारणतः नहीं सर, साधारणतः नहीं रहता, वही तुरंत O2 बन जाता है ना? और या किसी और दूसरे से भी यानी कर सकता है सर। O2 तो बन ही सकता है। जी सर, बन सकता है। O2 बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं? अणु बोलते हैं सर। अणु बोलते हैं। जी सर। O3 भी अणु है ना? जी सर। परमाणु का मतलब सिंगल तत्व का एक। जी सर। हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है वो? हाइड्रोजन से मिलके सर मुख्यतः जल बनाता है। आपका हिस्ट्री है? जी सर। अच्छा, सिस्टर निवेदिता के बारे में जानते हैं? सुना तो था सर, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। याद है कि नहीं? अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अरुणा असफ अली के बारे में? जी सर। क्या है उनका कंट्रीब्यूशन? सर भारतीय यानी बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी थे, और जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो वो भूमिगत रेडियो का संचालन की थी। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, कश्मीर से संदर्भित क्वेश्चन है, कश्मीर के इतिहास, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ठीक है? पहला बताएंगे कि वहाँ पर किस वंश का शासन था, फिर डोगरा कैसे आया, सिख कैसे आया, मुस्लिम कैसे आए, हैं? थोड़ा थोड़ा बताएं। प्राचीन काल में तो सर वहाँ हिंदू राजवंशी था सर। फिर मध्य काल में सर वहाँ एग्जैक्ट शासक का नाम भूल रहा हूँ सर। अच्छा बोलिए। तो फिर मुस्लिम, मध्य काल में मुस्लिम शासन आया सर, जिसको द्वितीय अकबर की उपाधि भी मिला है सर। क्या नाम था? सॉरी सर, नाम ही याद नहीं कर पा रहा। और क्या क्या? और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जो उनका शासन खत्म हुआ तो डोगरा शासन आया सर। फिर जब उसके बाद ये रंजीत सिंह का जो था सर सिख साम्राज्य, उसके तहत आ गया सर। फिर बाद में अंग्रेजों यानी फिर उसके बाद सर हरि सिंह ने उसे यानी उनके पूर्वज सर खरीद के अपने शासन में उनको मिला लिए थे। अच्छा, उस कश्मीर के पूरे एपिसोड में डेमोग्राफिक सिचुएशन कैसा था? किसकी जनसंख्या ज्यादा थी, कौन रूल करते थे, ऐसे बताएंगे? सर प्राचीन काल में तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था सर। मध्य काल में सर जैसे इस्लाम का आगमन हुआ तो बहुत मात्रा में वहाँ यानी धर्मांतरण हुआ तो मुस्लिम बने सर। लेकिन और वहाँ भी मध्य काल में मुस्लिम शासक रहा सर। फिर उसके बाद फिर डोगरा शासक के दौरान भी वहाँ लगभग हिंदू बाहुल्य था, लेकिन समय के साथ मुस्लिम और हिंदू का अनुपात बराबर होते गए। और सिख साम्राज्य के समय सर मुस्लिम अधिक हो गए सर। उसके बाद फिर जो शासक आए हरि सिंह के जो पूर्वज थे सर, राजा हरि सिंह, उस समय मुस्लिम बाहुल्य हो गया था। और जो आज का जो सर यानी जो POK है सर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहाँ तो अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। अच्छा बताइए कि संस्कृत की उत्पत्ति से कश्मीर का कोई संबंध है? सर समान, सॉरी सर, अभी एक थोड़ा सेकंड सोच सकता हूँ। सोचिए। सामान्य तो सर ऋषि कर्ण से उनका मेल माना जाता है सर, उससे संबंध। अच्छा, कलहन के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर, राज तदरिंगनी सर जो कश्मीर के इतिहास पे ही आधारित है सर। अच्छा, सूफी संतों का क्या योगदान रहा है, उसकी कैसे विचारधाराएं थी? व्यापक प्रभाव था सर, लेकिन उस सूफी विचारधारा का नाम याद नहीं कर पा रहा। उद्देश्य क्या था? सूफी विचारधारा सर आपसी समन्वयता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना सर। एक गुण भली अपने आइडियल पर्सन के बारे में बताएं। महात्मा गांधी के सबसे महत्वपूर्ण किन गुणों के कारण उन्हें अपना आदर्श मानते हैं?
सर वो एकादश व्रत को फॉलो करते हैं सर, उनके सभी गुणों, अगर कोई व्यक्ति एकादश व्रत को अनुपालन अच्छा से कर ले तो एक सफल व्यक्ति बन सकता है अपने जीवन में। ये परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, अस्थायी बंदोबस्त? सर ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था के द्वारा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था सर। इससे ये- क्या अंतर पड़ा? सर इसके तहत सर जितना भी किसानों की जमीन लेकर सर एक जमींदार को दे दी गई थी और राजस्व को फिक्स कर दिया गया था। किसानों की जमीन लेके, सॉरी सर, किसानों की जमीन लेके जमींदार को दे दी गई थी, क्या मतलब? मतलब सर सॉरी सर, किसानों में नहीं, मतलब कि एक जमींदारों को एक एरिया बांट दिया गया था सर, जिसके तहत उन लोगों का राजस्व फिक्स कर दिया था कि अब जितना राजस्व वसूली करते हैं उसमें 11 भाग का 10 भाग मुझे मिलेगा और 1/10 भाग जमींदार को मिलेगा। उसके पहले उसका स्वामी कौन था? सामान्यतः किसान ही थे सर। सामान्यतः, और कुछ ऐसे भी था पड़ा हुआ? जी सर। शुरू से लेके आज तक जमीन का क्या प्रारूप बदला है? सर वैदिक काल से अगर स्पष्ट रूप से जहां से हम लोग का इतिहास लेखन का शुरुआत मिलता है सर, वैदिक काल में सर राजस्व व्यवस्था सर, यानी पूर्व वैदिक काल में जाए तो वहाँ स्वैच्छिक कर का प्रावधान था सर, ठीक, जिसको हम लोग बलि बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में सर यह राजा को देना अनिवार्य हो गया सर, जिसको भाग के रूप में जाना जाता था। मौर्य काल में सर सामान्यतः सर 1/6 उपज का लिया जाता था। इसके साथ साथ व्यापार पर भी कर लगाया जाता था और कुछ कुछ अन्य कर भी लगाए जाते थे। गुप्ता काल में सर, गुप्त काल में यह 1/6 से 1/4 तक वैरी करते रहा सर। इसके अलावा वहां सर एक विष्टि का भी प्रोविजन था कि जो कारीगर थे दास से, उनसे बेगार करवाया जाता था। फिर मध्य काल में सर एक सल्तनत पीरियड को ले ले तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर कड़ाई से बाजार मूल्य नियंत्रण को लागू किया और दोआब क्षेत्रों में सर जो गंगा यमुना का दोआब था वहां 50% तक यानी कर वसूले सर, और नॉर्मली 1/3 पूरा साम्राज्य में रहा। और यही इसके बाद अगर बिहार में देखें तो शेरशाह सूरी ने सर पहली बार व्यवस्थित तरीके से पैमाइश किया, जमीन का मापी करवाया, उसके अनुसार कर वसूले हैं सर। फिर अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने 10 साला नीति लाई थी सर, जिसके तहत पिछले 10 साल का जो उत्पादन का औसत के आधार पर लिया जाता था। फिर मराठा साम्राज्य में देखा जाए तो सर चौथ और सरदेशमुखी था। और फिर ब्रिटिश काल में सर मुख्यतः 3 लाया था सर, भूमि यानी राजस्व से संबंधित एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था सर, एक महलवाड़ी व्यवस्था था और एक सर रैयतवाड़ी व्यवस्था था। उसके बाद आजादी के बाद सर नेहरू समाजवादी विचारधारा से थे, तो जमीनों का जितना भी था, तो जैसे जमींदारों के पास जमीन का संकेंद्रण था, तो यानी भूमि सुधार कानून लाए और किसानों को उसके यानी आवश्यकता के अनुसार जमीन बांटी गई। 1991 के बाद सवाल पूछ दिया। 1991 के बाद सर नॉर्मली जैसे एलपीजी रिफॉर्म आया तो फिर और जमीन को और सरकार सर फ्री हैंड छोड़ दी सर, और अभी 2014 में सर जीएसटी के बाद कंसोलिडेट कर दिया गया सर कर व्यवस्था को। अभी भू राजस्व मंत्री कौन है बिहार के? विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय विजय कुमार। क्या इन्होंने क्या चीज इस तरह का लाया है, क्या चीज मतलब ये उचित है अनुचित है, किस तरह का? आप तो विभाग में काम कर रहे हैं। जी सर, माननीय जो हमारे राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, उनके द्वारा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद यानी चलाया जा रहा है, जिसके तहत सर वो किसानों से यानी रैयतों से भूमि संबंधित विवाद को सुनते हैं और उसको यानी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं सर। इसमें बाधा क्या है? सर सबसे बड़ी बाधा है क्या सर, जो हमारा जो खतियान बना 1907 और 1915 के बीच जो सर्वेक्षण है उसके आधार पर बना है सर। तो सर भी बताएं सर कि बहुत बार जमीन बिक्री हुआ तो स्पष्ट यानी जो भी है सर उसके खतियान का मालिक का पता नहीं चल पाता है। डेटा डिजिटलीकरण नहीं है सर, बहुत सारे डेटा का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है सर। ये सब के कारण बहुत ज्यादा, और सर भू माफियाओं का भी बहुत अधिक प्रभाव है बिहार। इसका समाधान क्या बताएंगे? समाधान सर अभी इसके लिए बिहार सरकार बहुत सारा प्रयास कर रही है। पहला तो सर डिजिटल यानी एक नया बिहार लैंड सर्वे करवा रही है सर, जिसका जो मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार। और दूसरा सर कि हर एक सेवाओं को, जितना भी भूमि से रिलेटेड सेवाएं हैं सर, सभी को डिजिटल कर दिया गया है। ऑनलाइन म्यूटेशन है, जमाबंदी में सुधार है सर। और तीसरा कि एक जनता दरबार भी लगता है कि आपसी सहमति द्वारा शनिवार को सर कि अंचल अधिकारी और जो थाना प्रभारी है मिल के जमीन का समस्या को अपने स्तर से, अंचल स्तर से ही उसको सुधार सके सर। मतलब भूमि का वास्तविक स्वामी कौन है, किस खाता खेसरा का, ये अभी अपडेट नहीं है, इसको अपडेट करना जरूरी है। जी सर।
बिना उसके जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम रहेगा और शांति व्यवस्था सब जी। कुछ सारा। ठीक, थैंक यू। चूंकि आप रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह का सवाल पूछा गया जी सर। और आपने बहुत बखूबी प्रयास किया बताने का। क्योंकि जानकारी अच्छी है, बस थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा और थोड़ा फास्ट नहीं होना है, क्योंकि आपकी जो जानकारी है दैट विल पे यू। आपने जो सुधार की परामर्श हम लोगों के हैं, एक तो यह कि आप चूंकि रेवेन्यू अफसर के रूप में अभी कार्यरत हैं, चाहे जितने भी दिन से कार्यरत हो, लेकिन द मोमेंट आप कहेंगे कि मैं कार्यरत हूँ इस रूप में, तो उससे संबंधित जानकारियाँ जी सर, कंप्लीट कर लूंगा सर। कंप्लीट कर लीजिएगा। जो अंचल स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर तक जो रेवेन्यू से संबंधित जितने भी टर्म्स है, जितनी क्रियाएं होती है, सामान्य टर्म्स, जी सर। बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, उन टर्म्स को आप जान लीजिएगा अच्छे से। जिन प्रश्नों के जवाब आप देते हैं उन प्रश्नों के जवाब आपके बहुत विस्तृत होते हैं, वहाँ समय का अभाव होता है। जी सर। तो जो भी कहना है उसको कम में कैसे कहें, ये आपको सोचना है। जी जब प्रश्न पूछा जाए 2 सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए कि कम से कम वर्ड्स में उस प्रश्न का सही उत्तर हम कैसे दे लें। जी। ठीक है। आवाज की भी स्पीड कम करने की आवाज की स्पीड भी कम करने की जरूरत है, आवाज की ऊंचाई भी कम करने की जरूरत है। ठीक है। अदरवाइज आपका बहुत अच्छा है, आप ऑलरेडी हैं ही, एक बहुत बड़ा जंप हो जाएगा, जी सर। 7th लेवल से 9th लेवल में पहुंच जाएंगे। जी सर। ठीक है। धन्यवाद सर। हम लोगों की आपके साथ शुभकामना है। ठीक है, थैंक यू। सर वो थोड़ा इसको शॉर्ट में कैसे बोला जाएगा सर, जो आप बताएं, वो क्वेश्चन बहुत हमने तो लग रहा है आप ठीक बताए, क्योंकि उतना लंबा सवाल ही वो पूछा गया था। हमने तो आपसे पूरा डिटेल ही पूछा था पॉइंट्स बोल दीजिए और आप पूरा लाइन तो सही था। आई एम सेटिस्फाइड विद योर आंसर। ठीक ठीक है। क्योंकि सवाल मेरा था, मैं समझ रहा हूँ। जी सर, क्योंकि कितना लंबा सवाल पूछा जी गया। सर। जी। ठीक है, सवाल ही जवाब ही लंबा हो सकता था ना। जी। ठीक है, थैंक यू।